नमस्ते। चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक सफर पे चलते हैं। हम बात करने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन, सबसे एडवांस्ड सभ्यता की शुरुआत के बारे में। जरा सोचिए, आज से 100 साल पहले की बात है। 1920 के दशक में जब पहली बार खुदाई शुरू हुई थी, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जमीन के इतने नीचे हजारों साल पुरानी एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अतीत में बहुत पीछे ले जाती है। हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा कमाल का रचा था जिसे देखकर आज के हमारे मॉडर्न इंजीनियर्स और इतिहासकार भी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी गहराई में उतरते हैं। और इसके लिए मशहूर पुरातत्वविद बीबी लाल का ये कोट एकदम सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि हड़प्पा समाज का मूल रूप शोषण का नहीं बल्कि आपसी तालमेल का था। अब देखिए, जब भी हम किसी प्राचीन सभ्यता के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े महल, क्रूर शासक और बहुत सारे दास, राइट? लेकिन हड़प्पा, या जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, वहां ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा कमाल का बैलेंस्ड समाज था जहां अमीर और गरीब के रहने के तरीके में कोई बहुत बड़ा या खटकने वाला अंतर था ही नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य को डीकोड करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ। आखिर सभ्यता होती क्या है? एक समाज को उन्नत या एडवांस्ड क्या बनाता है? देखिए, किसी भी विकसित सभ्यता के मुख्य रूप से 7 लक्षण होते हैं। एक सुचारू प्रशासन या सरकार, बेहतरीन टाउन प्लानिंग, तरह तरह के शिल्प यानी क्राफ्ट्स जिसमें धातु विज्ञान भी शामिल है, बड़े पैमाने पर व्यापार, उनकी अपनी एक लिपि यानी राइटिंग, कुछ गहरे सांस्कृतिक विचार और इन सबसे अहम एक जबरदस्त और उत्पादक कृषि व्यवस्था। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बिना एक मजबूत खेती के जो पूरे शहर का पेट भर सके और बिना शानदार शहरी प्रबंधन के कोई भी समाज एक बड़ी सभ्यता की नींव रख ही नहीं सकता। सच कहें तो ये सातों तत्व मिलकर ही किसी सभ्यता का असली इंजन बनाते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इसे एक बड़े ग्लोबल नजरिए से समझना बहुत दिलचस्प होगा। 4000 ईसा पूर्व में मध्य पूर्व में मेसोपोटामिया की शुरुआत हुई। फिर 3000 ईसा पूर्व में मिस्र यानी इजिप्ट की महान सभ्यता सामने आई और उसके ठीक कुछ सदियों बाद लगभग 2600 ईसा पूर्व में हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता उभरकर दुनिया के सामने आई। मतलब ये सभ्यता उस समय की सबसे महान प्राचीन संस्कृतियों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। सोचकर देखिए, मानवता शायद आज इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाती अगर इन प्राचीन सभ्यताओं ने अपना इतना बड़ा बेस तैयार न किया होता। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। भाग 2, ट्विन रिवर बेसिन, सिंधु नदी के पार। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है और सदियों से इसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन ही कहा जाता रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के इतिहासकारों के लिए ये घाटी या वैली शब्द अब बिल्कुल पुराना और आउटडेटेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये सभ्यता केवल एक नदी घाटी तक सीमित नहीं थी। ये सिंधु नदी से लेकर प्राचीन सरस्वती नदी के एक बहुत ही विशाल बेसिन तक फैली हुई थी। इसीलिए आज इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि इसका जियोग्राफिकल फैलाव हमारी पुरानी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि पंजाब और सिंध के विशाल उपजाऊ मैदानों में बस्तियों का जाल किस तरह बिछा हुआ था। अब देख सकते हैं कि सिंधु और सरस्वती दोनों ही नदियों के किनारे शहरों और गांवों की डेंसिटी कितनी ज्यादा थी। इनमें से जो सरस्वती नदी है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी साफ साफ मिलता है, वो आज एक मौसमी नदी बन चुकी है जिसे घग्गर हकरा कहा जाता है। लेकिन उस जमाने में, उस दौर में इन दोनों नदियों के आसपास जीवन पूरी तरह से आबाद था, फल फूल रहा था। अब अगर उस प्राचीन दुनिया को हम आज के मॉडर्न नक्शे से जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसे धोलावीरा आज के गुजरात में है, हड़प्पा पंजाब में है जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदड़ो सिंध में और राखीगढ़ी आज के हमारे हरियाणा में स्थित है। इन लोगों का फैलाव आज के कितने राज्यों तक था, ये देखकर सच में हैरानी होती है। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था दोस्तों, बल्कि एक बहुत ही विशाल क्षेत्र था जिसमें कई बड़े शहर और सैकड़ों छोटी छोटी बस्तियां शामिल थीं। अब बात करते हैं उनके कमाल के इंजीनियरिंग स्किल्स की। भाग 3, टाउन प्लानिंग के उस्ताद, प्राचीन दुनिया का ग्रिड।
उस समय के जो प्राचीन शहर थे वो ज्यादातर दो बहुत ही साफ हिस्सों में बटे हुए थे। पहला था अपर टाउन यानी ऊपरी शहर, ये किलाबंद होता था और ऐसा माना जाता है कि यहाँ शहर के एलीट लोग या प्रशासक रहते थे। और दूसरा था लोअर टाउन, जहाँ आम जनता रहा करती थी। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? चाहे मकान बड़े हों या छोटे, दोनों ही जगहों पर जो पक्की हुई ईंटें इस्तेमाल की गई थीं, उनकी क्वालिटी बिल्कुल 100% एक जैसी थी। मतलब बुनियादी ढांचे या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई भेदभाव नहीं था। अमीर हो या गरीब, सबके लिए घर बनाने का स्टैंडर्ड एक ही था। है ना कमाल की बात? और उनकी वास्तुकला की भव्यता को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ देखा जा सकता है। धौलावीरा के कैसल एरिया का ये उत्तरी प्रवेश द्वार देखिए, जहाँ ज्यादातर हड़प्पा शहरों में हमें पक्की ईंटों का काम मिलता है, वहीं धौलावीरा में विशाल पत्थर का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इन बड़े बड़े पत्थरों की कटाई और उनके अर्बन प्रोजेक्ट्स का जो स्केल था ना, उसे देखकर आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उनकी चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को बिल्कुल राइट एंगल पर काटती थीं, ये सब चीख चीख कर बताता है कि उनके पास कितनी एडवांस्ड तकनीक मौजूद थी। चलिए, अब आते हैं एक ऐसे रहस्य पर जो आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो के मशहूर विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ की। ये 12 बाय 7 मीटर का एक पक्का टैंक था। इसे पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाने के लिए पता है क्या किया गया था? ईंटों के ऊपर बिटुमिन यानी प्राकृतिक डामर की एक लेयर लगाई गई थी। इसके एक कोने में पानी निकालने के लिए एक नाली भी थी और आसपास छोटे कमरे बने हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस शानदार स्ट्रक्चर को बनाने का असली मकसद क्या था? तो इसे लेकर आर्कियोलॉजिस्ट्स के बीच कई थ्योरीज चलती हैं। कुछ का कहना है कि ये आम जनता के लिए एक पब्लिक बात था, कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ शाही परिवार के इस्तेमाल के लिए था, और कुछ का मानना है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या रिचुअल के लिए होता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। पहली थ्योरी कि ये महज एक पब्लिक बात था, इसे तो लगभग खारिज ही कर दिया गया है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि खुदाई में ये साफ पता चला है कि मोहनजोदड़ो शहर में लगभग हर एक घर में अपना खुद का प्राइवेट स्नानघर मौजूद था। अब जब सबके घर में नहाने की जगह पहले से थी, तो इस विशाल टैंक का जरूर कोई बहुत ही खास या पवित्र महत्व रहा होगा। और पानी की बात हो ही रही है तो चलिए देखते हैं भाग 4, प्राचीन जल इंजीनियरिंग, पानी पर उनकी अद्भुत महारत। अगर आप सफाई और सैनिटेशन की बात करें तो इनका सिस्टम आज की किसी मॉडर्न स्मार्ट सिटी से बिल्कुल भी कम नहीं था। जरा इनके लॉजिकल फ्लो को समझिए। स्टेप 1, घरों के अंदर नहाने के लिए अलग जगह और कुएं। स्टेप 2, घर की वो छोटी नालियां जो सीधे गली के नीचे बने एक कवर्ड अंडरग्राउंड नेटवर्क से जुड़ी होती थी। और फिर स्टेप 3, पूरे शहर से गंदे पानी की शानदार और एकदम सुरक्षित निकासी। ये लोग खुले में एक बूंद गंदा पानी नहीं बहने देते थे। मतलब हजारों साल पहले ये लोग सार्वजनिक स्वच्छता का वो कड़ा मॉडल जमीन पर उतार चुके थे, जिसके बारे में आज के हमारे आधुनिक शहरों में सिर्फ प्लानिंग्स ही बनती रह जाती हैं। अब जरा एक पल के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए, 73। आप सोच रहे होंगे कि 73 क्या है? इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए जैसे किसी स्कूल का बहुत लंबा कॉरिडोर हो या कोई बड़ा सा मैदान। 73 मीटर। ये धौलावीरा में बनाए गए कई विशाल जलाशयों यानी रिजर्वॉयर्स में से सिर्फ एक की लंबाई थी। हैरान कर देने वाला नंबर है ना? आपको बता दूं, धौलावीरा में पानी का कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो साल भर बहता हो, इसलिए वहां के लोगों ने पत्थरों को काट कर कम से कम 6 ऐसे विशाल रिजर्वॉयर्स बनाए थे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सारे के सारे रिजर्वॉयर्स अंडरग्राउंड नालियों के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हो सके। ये जो उनका इतना एडवांस्ड जल प्रबंधन सिस्टम था ना, ये बार बार इसी बात पर जोर देता है कि इस सभ्यता के लिए सिर्फ अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी की भलाई और एक स्ट्रक्चरल हार्मनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम वापस उसी पहले और सबसे अहम विचार पर आते हैं। जरा सोचिए, 4000 साल से भी पहले एक समाज ने इतने शानदार, इतने सुरक्षित और हाई स्टैंडर्ड जीवन स्तर को आखिर कैसे हासिल कर लिया, वो भी बिना किसी ऐसे गहरे और क्रूर भेदभाव के जो हमें इतिहास के बाकी युगों में साफ देखने को मिलता है। उनका वो आपसी तालमेल और बिना किसी शोषण वाला ढांचा, वो वाकई में इतिहास का एक बहुत बड़ा अजूबा है। इस सभ्यता ने हमें जो सिखाया है, उस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं
क्या ये प्राचीन मॉडल आज के हमारे आधुनिक समाज के बारे में कुछ नया, कुछ बेहतर सोचने पर मजबूर नहीं करता?